स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लो, ऑर्डर, रेट लो से ऑर्डर कैसे सोल्व करते हैं, ऑर्डर से रेट लो कैसे सोल्व करते हैं, वो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। और मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर के बारे में भी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, अणुसंख्यता और कोटि के बारे में, मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर। इसको हम लोग आज रिपीट करते हुए मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर को, फिर आज वाला टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हम आज देखेंगे कि क्या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है और कैसे इसका क्वेश्चन उठता है। और फिर हमारा टॉपिक आएगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उसके साथ में सेकंड ऑर्डर भी क्लियर कर दूंगा आपको, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, फिर जो मर्जी ऑर्डर आप लोग सोल्व करना, आप आराम से सोल्व कर सकेंगे उसको, क्योंकि जिसको सेकंड ऑर्डर आ गया वो थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जो भी आंसर निकालना चाहे वो निकाल सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था अभिक्रिया की कुल कोटि यानी टोटल ऑर्डर की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए आपको रेट लो दिया गया है, वेग इक्वल टू यानी रेट इक्वल टू के ए की पावर हाफ एंड बी की पावर 3/4, और कुल कोटि आपको ज्ञात करनी है। कोटि कहाँ लिखी होती है, ऑर्डर कहाँ लिखा होता है, पावर में। तो ए की पावर हाफ दी हुई है यानी ए का ऑर्डर हाफ है, और बी की पावर 3/4 दी है यानी बी का ऑर्डर 3/4 है। तो जो जब हाफ को आप 3/4 से ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल ऑर्डर जो आएगा 1.25 यानी 5/4 आपका आया होगा, 5/4, 1.25। चेक कर लें अपना आंसर, टोटल ही करना है, सिर्फ पावर को ऐड करना है, हाफ प्लस 3/4 करेंगे तो 1.25 टोटल ऑर्डर बनेगा आपका, कुल कोटि 1.25। अगली अभिक्रिया आपको दी गई, वेग बराबर के ए की पावर -1 और बी की पावर 3/4। तो टोटल ऑर्डर कैसे निकालें, पावर को ऐड करके, तो ए की पावर -1 है, बी की पावर 3/4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो -1/4 आएगा आपका आंसर। टोटल ऑर्डर -1/4 यानी माइनस का 0.25। चेक कर ले अपना आंसर, माइनस का 0.25 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्न के लिए कोटि बताइए, ऑर्डर बताना है आपको। के आपको दिया हुआ है ना, दोनों में के दिया हुआ है आपको, तो के आपको दिया हुआ है तो वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको के की यूनिट देख के ऑर्डर फाइंड करना है। तो के की यूनिट दी हुई है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। के की यूनिट देख के काम करना है, और सेकंड ऑप्शन में आपको के की जो यूनिट दी हुई है वो सेकंड इनवर्स दी हुई है, तो ये प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चेक कर लें अपने आंसर, पहला द्वितीय कोटि है, दूसरा प्रथम कोटि है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये के की वैल्यू दी होती है और हमारे से ऑर्डर पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद, ए की सांद्रता 8 गुणी करने पर यानी ए की कंसंट्रेशन को हमने 8 टाइम इंक्रीज कर दिया है, वेग जो है वो 2 गुना हो जाता है, यानी वेग जो है, रेट जो है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ए की कंसंट्रेशन को 8 टाइम इंक्रीज किया, रेट 2 टाइम इंक्रीज हो गया, तो ए की कोटि कितनी निकाली है इस बार, ए की कोटि कितनी आई, क्या सॉल्यूशन, 1/3, बिल्कुल 1/3 आएगी, है ना। कैसे आएगी वो क्लियर कर लें आप। तो ए की सांद्रता 8 गुनी करने पर वेग 2 गुना हो जाता है, यानी ए की कंसंट्रेशन को हमने 8 टाइम इंक्रीज किया, रेट 2 टाइम इंक्रीज हो गया। और बी की सांद्रता 9 गुनी करने पर यानी बी की कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज करने पर वेग जो है वो 3 गुना हो जाता है, रेट 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो अपने को रेट लो वेग नियम लिखना है ना। तो वेग नियम क्या कहता है, वेग जो है, रेट जो है वो समानुपाती होता है ए की पावर x और बी की पावर y के, ए की पावर x और बी की पावर y के। ए की पावर x, जहाँ x ए की कोटि है और y बी की कोटि है, x जो है ए का ऑर्डर है और y बी का ऑर्डर है।
अब आप फर्स्ट लाइन में देखें, एक ही सांद्रता को उसने क्वेश्चन में दिया हमें, एक ही सांद्रता को 8 गुना किया है, एक ही कंसंट्रेशन को 8 टाइम इंक्रीज किया है, तो आप एक ही कंसंट्रेशन की जगह 8 लिख दें, पावर x है, पावर x, तो वेग जो है वो 2 गुना हो जाता है, रेट जो है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो रेट की जगह 2 लिख दें, तो 2 इक्वल टू 8 की पावर x। अब मान लो आपको डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं पता लग रही, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो हम लोग लोग लेके कर सकते हैं, एक 8 के गुणनखंड बना के कर सकते हैं। अब इधर तो आ गया 2, है ना, इधर आ गया 2 और इधर आ गया 8 की पावर x। आप ये दूसरा तरीका, एक तरीका ये भी हो सकता है कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है ना, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, तो आप ये इधर से पावर 3 हटाएंगे ना, तो इधर पावर 1/3 लग जाएगा, इधर वाली पावर हटाएंगे तो 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है ना, ये आ गया 2 बराबर 8 की पावर x, तो 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, लेकिन आपको सोल्व करना है 8 की पावर, तो आप इधर वाली पावर हटाएंगे तो इधर वाली पावर 1/3 हो जाएगी, यानी 8 की पावर 1/3 2 होता है। अदरवाइज आप गुणनखंड भी कर सकते हैं, तो गुणनखंड से भी आंसर जो है हो जाता है, सोल्व हो जाता है। तो 8 की पावर 1/3 की वैल्यू 2 आएगी। लोग से भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन खैर अभी लोग हम करेंगे क्लियर कि लोग से हम कैसे सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आता है बी की सांद्रता को 9 गुना किया, बी की कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज किया, तो बी की सांद्रता को 9 गुना किया, 9 की पावर कितनी है y, तो वेग जो है वो 3 गुना हो गया, यानी रेट जो है वो 3 टाइम इंक्रीज हो गया, तो रेट 3 टाइम इंक्रीज हो गया। अब 3 बराबर 9 की पावर y आ गया, तो आपको ये तो बना सकते हैं ना, 3 की पावर कितनी करूँ कि 9 आ जाए, 3 की पावर कितनी करूँ कि 9, हाँ 3 की पावर कितनी करें कि 9 आ जाए, 3 की पावर 2, है ना, 3 की पावर 2 9 होता है, अपने को 9 की पावर निकालना है ना, तो जब आप इधर वाली पावर 2 हटाएंगे तो इधर वाली पावर हाफ हो जाएगी, है ना, हाफ का मतलब अंडर रूट, हाफ का मतलब वर्गमूल बन गया वो, है ना, पावर हाफ का मतलब, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 9 की पावर हाफ, यानी यहाँ ए की कोटि 1/3 आई और बी की कोटि 1/2 आई है। चेक कर लें अपना अपना आंसर, ए की कोटि 1/3 और बी की कोटि 2, सही है। नेक्स्ट देखें, ए की सांद्रता को 4 गुना किया, ए की कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया, तो वेग 2 गुना हो गया, तो सेम वही सिस्टम अपना लगाएं आप लोग। क्या कहता है वो, वेग समानुपाती ए की पावर x और b की पावर y, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कंसंट्रेशन की पावर x b की कंसंट्रेशन की पावर y, जहाँ x और y जो है वो a और b की कोटि हैं। अब कहता है रेट जो है वो 2 टाइम इंक्रीज हुआ जब a की सांद्रता को 4 गुना किया और इसकी पावर कोटि होती है। अब 4 की पावर कितनी करें कि 2 आ जाए, हाफ, हाँ 4 की पावर हाफ, है ना, 4 की पावर 2 कर दोगे तो 16 हो जाएगा, वो तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। अगर आपको इस साइड से नहीं पता लग रहा ना, 4 की पावर x नहीं पता लग रहा, आपका आंसर है 2 इक्वल टू 4 की पावर x। अब 2 की पावर सोच ले, 2 की पावर कितनी करे कि 4 बन जाए, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, लेकिन आपको पावर निकालनी है 4 की, तो आप इधर वाली पावर 2 हटाएंगे ना, तो इधर वाली पावर हाफ हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। समझ आ गई बात, x की वैल्यू हाफ आएगी, a की कोटि आधी आएगी यहाँ। नेक्स्ट कहता है b की सांद्रता 4 गुनी करने पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, b की सांद्रता को, b की कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया पर रेट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब b की कोटि कितनी है बताओ, 0 0 0 आएगी। देखो कैसे, अब मान लो ये था वेग समानुपाती a की पावर x b की पावर y। अब देखना आप, b की सांद्रता को 4 गुना किया, b की कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया, तो ये 4 कर दिया ना, 4 पावर y है। अब आप कह रहे हो मान लो कोटि 1 है, कोटि 1 बोल रहे हो आप, तो 4 की पावर 1 कितना आएगा बताओ, 4 की पावर 1
4 की पावर 1 कितना आएगा, अगर कोटि 1 मानते हैं तो 4 ही आएगा, तो वेग 4 गुना होगा, है ना। बी की सांद्रता को 4 गुना करने पर अगर वेग 4 गुना हो जाता है फिर कोटि 1 है, क्योंकि 4 की पावर 1 4 होता है। अब उसने कहा बी की सांद्रता को तो 4 गुना किया पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब हम 4 की पावर 0 करेंगे। 4 की पावर 0 कितना आता है, तो 4 की पावर 0 का मान 1, तो 1 को अगर आप वेग से गुना करेंगे तो वही उत्तर आएगा, वेग ही। वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। कभी भी सांद्रता बदलने पर अगर वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑर्डर 0 ही होगा। 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट रहता है, रेट में चेंज नहीं आता। कल भी हमने किया था, देखो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन पावर 0। समानुपाती का निशान हटाया था, के लगाया था। ए की पावर 0 का मान कितना होता है, ए की पावर 0 का मान 1, तो 1 होता है ना, तो रेट बराबर के, यानी वेग जो है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। रेट इक्वल टू के आया है, मतलब वेग जो है वो नियत रहता है, रेट जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता। तो अब देख लो, वेग चेंज नहीं हो रहा, जब कांस्टेंट रह रहा है तो आपने ऑर्डर कितना लिया, देख लो कितना ऑर्डर लिया है, 0। 0 ऑर्डर के लिए वेग जो होता है, वो रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। तो जब अगला कह रहा है ना वेग नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है, जब रेट चेंज नहीं हो रहा है तो ऑर्डर 0 ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर इक्वल टू 0। समझ आ गई बात। तो ए का ऑर्डर हाफ बना है और बी का ऑर्डर 0 बना है। चेक कर लें अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बताओ ए का ऑर्डर कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ए का ऑर्डर कितना आया, 0। बहुत बढ़िया, ए का ऑर्डर 0 आया। और बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर, बी के 2 ऑर्डर आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, चलो बताओ। कौन कौन सा ऑर्डर आया बी का, नहीं 3 ही आएंगे, 1/3 नहीं आएगा, 3 आएगा बी का ऑर्डर, 3 ही आएगा। अपने कन्फर्म कर लेते हैं ना, क्लियर कर लेते हैं बात को। तो मैंने आपको कहा था 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे देखे जिसमें पहले बी की सांद्रता नहीं बदली। ये तो सारे सेम ही दिए, 0.1, 0.8, 0.1, 0.8, 10 की पावर तो कुछ है ही नहीं। अगर 10 की पावर अलग अलग होती तो हम सेम करते हैं ना। कल आपको मैंने ऐसा एग्जाम्पल एक करवाया था, मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल आपको दिया था, बहुत ही ईजी। लेकिन चलो अपने देख लेते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे देखे जिसमें बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है बताओ। फर्स्ट और थर्ड 0.35 0.35 ही रही, बी की कंसंट्रेशन 0.35 0.35 ही रही। फर्स्ट और थर्ड में ए की कंसंट्रेशन देख ले कितने टाइम इंक्रीज हुई है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.012 थी, थर्ड में 0.024 होगी, यानी कितने गुना हो गई, 0.012 से 0.024 हुई, 2 गुना हो गई, है ना, 2 गुना। अगर 0.012 को मैं 2 से गुना कर दूं तो 0.024 बन जाएगा, यानी ए की सांद्रता 2 गुना हो रही है, 2 टाइम इंक्रीज हो रही है। अब वेग देखो, रेट देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.10 था, 0.10 था, थर्ड में भी 0.10 है, क्या वेग चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। तो सांद्रता तो बदल रही है पर वेग नहीं बदल रहा। तो जब सांद्रता बदलने पर वेग नहीं बदल रहा तो इसका मतलब कोटि क्या है, 0, 0 कोटि है, 0 ऑर्डर है। तो ए की कोटि 0 है। जब ए की कोटि 0 आ गई ना आपके पास, तो आप ए वाली लाइन को देखना बंद कर दें, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। समझ आ गई बात। बाकी देख लें तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और देखना बंद कर देंगे तो भी उत्तर आएगा ही आएगा,
क्योंकि एक ही कोटि शून्य है तो एक ही सांद्रता बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बदले रखे। लेकिन चलो आपने जिस तरीके से किया वही तरीका देख लेते हैं अपने कि कैसे 3 आया और 1/3 आया। 3 ही आएगा वैसे, पर फिर भी क्लियर करूंगा मैं आपको। तो आपने जब ऑर्डर 3 निकाला है ना, तो कौन से एक्सपेरिमेंट देखे आपने? 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे देखे होंगे जिसमें एक ही सांद्रता स्थिर रही है, फर्स्ट और फोर्थ देखा, चलो ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ देखा जिसमें एक ही कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। फर्स्ट में भी 0.012 थी, फोर्थ में भी 0.012 है। अब फर्स्ट और फोर्थ में बी की कंसंट्रेशन में देखो क्या चेंज आया। बी की कंसंट्रेशन में फर्स्ट और फोर्थ में क्या चेंज आया बताओ? कितने गुना हो गई? 0.03 डबल हो गई है ना, डबल हो गई यानी 2 गुना हो गई। 0.035 से 0.070 हो गई यानी 2 गुना हो गई। तो फर्स्ट और फोर्थ में वेग देखो कितने गुना हो गया, वेग 8 गुना हो गया। 0.1 से 0.8 हो गया, मतलब 8 गुना हो गया। अब देख लो सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 8 गुना हो रहा है, इसका मतलब पावर कितनी है? 2 की पावर कितनी करेगी? 8 आ जाए 3 है ना, तो कोटि 3 है, बी की कोटि 3 है। अब आपका 1/3 नहीं आएगा, वो 3 ही आएगा। कैसे? अब आपने 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे और देखे होंगे जिसमें एक ही सांद्रता नहीं बदली। कौन सा? दूसरा और तीसरा, जिसमें एक ही सांद्रता नहीं बदली, दूसरा और तीसरा है ना। तो दूसरे और तीसरे में बी की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ? बी की सांद्रता में आधी आधी हो गई। देखो दुगनी नहीं हुई, आधी हो गई है ना, दुगनी नहीं हुई, आधी हुई है। हाँ आधी हुई है। दुगनी करना चाहते हो ना तो ऐसे आ जाओ, अब तो दुगनी हो गई ना। कोई जरूरी नहीं है कि हम है ना 0.70 से 0.35 पे ही जाएं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही जाएं। हम ऐसे भी आ सकते हैं, हमारा पेन चलना चाहिए, ऐसे भी आ सकते हैं। ऐसे दुगनी हो रही है, देखो आप, हो रही है ना दुगनी? नहीं पड़ता, अभी देख लेते हैं, दोनों तरफ से बता दूंगा है ना, दोनों तरफ से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इधर, अगर तीसरे से दूसरे पे आए तो दुगनी हो रही है ना दुगनी। तीसरे से दूसरे पे आए तो हो गई दुगनी, तीसरे से दूसरे पे आना है, ठीक है। दुगनी हो गई, दुगनी हो गई। तो वेग कितने गुना हो गया? देखो तीसरे से दूसरे पे वेग कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया ना, 8 गुना तीसरे से दूसरे पे। तो सांद्रता दुगनी करने पर वेग 8 गुना हो गया, इसका मतलब पावर 3 है, तभी 8 हुआ है। सही है, तो बी की कोटि 3 है। क्लियर? अब दूसरे से तीसरे पे भी जाके देख लो कोई फर्क पड़ता है क्या, है ना। कन्फर्म तो सारी ओर से होना चाहिए, उत्तर थोड़ी बदल जाएंगे। सिर्फ हमारे से कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मिस्टेक हुई है, अदरवाइज आंसर नहीं कभी चेंज होता। अब दूसरे से तीसरे पे आओ, दूसरे से तीसरे पे कितनी बताओ सांद्रता? आधी हो गई, हाफ हो गई। 0.070 से 0.035 है ना, आधी हो गई। तो दूसरे से तीसरे पे वेग देखो कितने गुना हुआ, कितना हुआ पता लग रहा है? 1/8 हो गया, 1/8। सही है। 0.80 का जब 1/8 करोगे ना तो 0.10 बन जाएगा। सही है। तो सांद्रता आधी करने पर, कंसंट्रेशन हाफ करने पर वेग जो है वो 1/8 हो जाता है, 1/8 हो जाता है। अब देख लो, सांद्रता आधी करने पर वेग 1/8 हो गया। सांद्रता की पावर कोटि होती है, तो हाफ की पावर 3 करोगे ना तभी 1/8 बनेगा, देख लो आप। सही है। तो कोटि 3 ही रहेगी, चाहे दूसरे से तीसरे पे आओ, चाहे तीसरे से दूसरे पे आओ। समझ गए? अब आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई कि 1/3 आपने सोल्व कर दिया उसको, है ना, क्योंकि सांद्रता जब दूसरे से तीसरे पे गए तो सांद्रता हाफ हुई और रेट 1/8 हुआ, रेट 1/8 हुआ। तो हाफ की पावर कितनी करें कि 1/8 आ जाए? हाफ की पावर 3 ही करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ बी इज 3।
तो यानी जब हम रेट लो लिखेंगे इसका तो क्या बनेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कंसंट्रेशन पावर 0, यानी ए का ऑर्डर 0 है, एंड बी की कंसंट्रेशन पावर 3, ये रेट लो बनेगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अपने मोलिकुलैरिटी, अणु संख्यता। तो अपने कल भी बात की थी, अणु संख्यता क्या होती है, मोलिकुलैरिटी क्या होती है, जितने अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनकी संख्या अणु संख्यता होती है। जैसे अपने एक समीकरण लिखें, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। तो इसमें H2 के कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1, और I2 का भी 1, तो इसका मतलब कुल कितने अणु भाग ले रहे हैं इसमें, 2। अतः ये एक द्विअणुक यानी बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है। ऐसे ही 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3, 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3 कौन सी विक्रिया है, कितने अणु भाग ले रहे हैं, 3 अणु, त्रिअणुक हो गई है ना, 3 अणु भाग ले रहे हैं, त्रिअणुक ट्राई मोलिकुलर हो गई। नेक्स्ट N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, कितने अणु भाग ले रहे हैं, 4 अणु, चतुअणुक हो गई, चतुरणुक लिख सकते हो, चतुअणुक लिख सकते हो, टेट्रा मोलिकुलर लिख सकते हो। अब अपने यूनिमोलिकुलर का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O2 इक्वल टू H2O प्लस हाफ O2, तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1। तो ये एक अणुक हो गई, एकाणुक, 1 प्लस अणुक एकाणुक है ना, और यूनिमोलिकुलर दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाता है। ये संधि भी आएगी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उधर भी तैयार रखें अपने, ए प्लस ए बराबर आ, है ना, तो 1 प्लस अणुक बराबर एकाणुक। अब चलें अपने, अब आपसे क्वेश्चन है मेरा, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया यानी बिना उत्प्रेरक के भी आसानी से संपन्न हो सकती है, बिना कैटलिस्ट के भी इजीली कंप्लीट हो सकती है। फोर्थ, और कौन, 4 नंबर बिल्कुल सही है, बिना उत्प्रेरक के हो सकती है। और कौन सी अभिक्रिया के लिए हमें हमेशा उत्प्रेरक चाहिए होगा, हमेशा कैटलिस्ट चाहिए होगा, थर्ड के लिए, क्यों, रीजन बता सकते हो। ये आपकी बात सही है कि इसके लिए कैटलिस्ट चाहिए ही चाहिए होगा, ये बिना कैटलिस्ट के नहीं हो सकती। रीजन बता सकते हो इसका कि ऐसा क्यों, ये बिना कैटलिस्ट के भी हो जाएगी। नहीं, धीरे या तेज, नहीं वो तो कैटलिस्ट लेंगे तब जीरो ऑर्डर हो जाएगी ना। प्लेटिनम की प्रेजेंस ले लें अपने, अमोनिया का टूटना प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता है, FeMO ले लें तब जीरो ऑर्डर की बात करें। लेकिन कैटलिस्ट क्यों चाहिए इनके लिए, बात ये है क्यों चाहिए, आप क्लियर करना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो आप, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब अणुओं के मध्य टक्करें हों, ये तो सबको पता है, कोलिजन से ही कंप्लीट होगी। अणु अगर टक्कर ही नहीं कर रहे तो क्या अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, क्या अभिक्रिया हो ही नहीं सकती है ना। जब तक अणु टक्कर नहीं करते तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता, कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है। अब आप देखें मेरे पास इस अभिक्रिया में, देखें इस अभिक्रिया में
पूरे पात्र के अंदर H2O2 ही लिया हुआ है, H2O2 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 ही है सारा, ठीक है, सारे H2O2 हैं। तो अब बताओ, जब H2O2 आपस में टक्कर करी है, सिर्फ H2O2 से सकता है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, समझ गए? हमेशा H2O2 से टकराएगा। तो जब H2O2 से टकराएगा तो वो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, टक्कर करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। और H2O2 के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, H2O2 से टकराएगा और प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। लेकिन इस केस को देखें, इस केस को, तो जैसे जैसे अणु संख्यता बढ़ती है ना, वैसे वैसे उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती जाती है। ज़्यादा अणु संख्यता वाली अभिक्रियाएं, जितनी ज़्यादा मोलिकुलैरिटी होगी, वो बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो आप, अब ये अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई? पूरी अभिक्रिया बोलना क्या है? पूरी अभिक्रिया क्या थी? N2 + 3H2 = 2NH3, है ना। यानी ये अभिक्रिया तब संपन्न होगी जब एक N2 और 3H2 आकर एक जगह पर टकराएंगे। यूं ये टक्कर हो, यहां टक्कर हो तो यहां अमोनिया बनेगा। एक N2 कितने H2 से टकराए? 3H2 से टकराए एक पॉइंट पर, तो जाके अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। अब अपने पास पात्र में N2 है और H2 भी हैं, N2 और H2 है। अब बताओ, क्या ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्या? एक N2 3H2 से जाकर टकराएगा, संभव है क्या ऐसा? ऐसा तो बहुत रेयर चांस में होगा ना, कि एक N2 जाके 3H2 से टकरा जाए एक ही जगह पर। ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता कि एक साधन इधर से आ रहा है, 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 और चारों भिड़ जाएं। देखा क्या? ऐसा रेयर चांस में होता है या नहीं? ये चार साधन का एक साथ ही भिड़ गए, देखा क्या ऐसा एक्सीडेंट? ना, बहुत कम संभावना है कि चार साधन एक साथ आके एक जगह पे भिड़ जाएं। दो वाले तो नॉर्मल भिड़ जाते हैं ना, तो बाई मोलिकुलर तो बड़े आराम से संपन्न हो जाती है, बाई मोलिकुलर में दिक्कत नहीं आती। लेकिन ट्राई मोलिकुलर, टेट्रा मोलिकुलर, इसके लिए हमें कैटलिस्ट लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है बताओ? उत्प्रेरक क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। यानी ये N2 H2 बहुत तेजी से भागने लग जाएंगे इधर उधर, फुल स्पीड हो जाएगी इनके ऐसे। तो बताओ ये टक्कर करेंगे या नहीं करेंगे? तब संभावना बढ़ेगी टक्कर करने की या नहीं बढ़ेगी? बताओ, बढ़ेगी, है ना। ये अब ये टक्कर होने की संभावना है, यानी प्रोडक्ट बनने की संभावना तभी है जब यहाँ उत्प्रेरक लिया जाए, अदरवाइज कभी अमोनिया बन ही नहीं सकती। अगर सारे गाड़ी मान लो 80 की स्पीड पे चलाने लग जाएं, 80 की स्पीड पे चलाने लग जाएं, ये भी धीरे धीरे जाए अगला घर पे, ये भी धीरे धीरे जाए, ये भी धीरे धीरे जाए, ये भी धीरे धीरे जाए, क्या टक्कर होगी? क्या बताओ ना। दो तो फिर भी क्या होता, भिड़ जाएंगे, लेकिन चार नहीं भिड़ेंगे 80 की स्पीड पे चलेंगे। तो हमने क्या किया? उत्प्रेरक मिला दिया। उत्प्रेरक मिलाते ये स्पीड 300 की होगी, अब गाड़ी 250-300 की स्पीड पे चल रही है, तो बताओ टक्कर होएगी या नहीं होएगी? होएगी। तब शायद ही कोई गाड़ी ऐसी हो जो सही सलामत घर पहुंच जाए, इतनी स्पीड पे जाएगी तो सही है। समझ आ गई बात ना। तो जितनी ज़्यादा अनुसंख्यता होगी, जितनी ज़्यादा मोलिकुलैरिटी होगी, वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, है ना। ये कि बुक्स में रीजन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इतना जरूर लिखा हुआ मिल जाएगा कि अधिक अनुसंख्यता की अभिक्रियाएं, यानी जिनकी मोलिकुलैरिटी ज़्यादा है, वो रिएक्शन इजीली कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती इजीली कंप्लीट? क्योंकि ज़्यादा अणुओं के एक ही साथ टकराने की संभावना, एक साथ टक्कर करने की संभावना, एक साथ कोलिजन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम है। इसलिए ये रिएक्शन इजीली कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसे कंडीशन में हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड रहता है। आगे बात समझ? तो इसमें भी उत्प्रेरक लिया जाता है, इसमें भी उत्प्रेरक लिया जाता है, ठीक है। तो वो उत्प्रेरक इसीलिए लिया जाता है ताकि इनकी स्पीड बहुत बढ़ जाए
और फिर ये टक्कर करें ही करें तभी प्रोडक्ट बन सकता है, अदरवाइज कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट बनने की। ठीक है। अब अणुसंख्यता जो है हमने कल भी पढ़ा था, मोलिकुलैरिटी जो है वो सिद्धांतिक है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। आपने देख के ही बता दिया कि इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसमें 3 अणु भाग ले रहे हैं, इसमें 4 अणु भाग ले रहे हैं, इसमें 1 अणु भाग ले रहा है। मैंने कल भी एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था आपको, जिससे आपको पता लग रहा था कि मोलिकुलैरिटी जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। फिर अणुसंख्यता कभी भिन्नों में हो सकती है क्या? फ्रैक्शनल हो सकती है क्या? फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है ना, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। अणुसंख्यता कभी भिन्नों में नहीं होती, फ्रैक्शनल नहीं होती। मैंने आपको कहा था कि आपकी क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ समझने के लिए आ रहे हैं, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब अभी मोलिकुलैरिटी जो है वो 30 है, क्योंकि 30 अणु अभिक्रिया करने के लिए आ गए। ये कभी भिन्नों में नहीं हो सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आज 29.5 जने आए हैं, आज 27.5 जने आए हैं, ऐसा नहीं होगा। 28 आएंगे, 27 आएंगे, 26 आएंगे, 30 आएंगे, 25 आएंगे, लेकिन कभी फ्रैक्शनल नहीं आएंगे। यानी मोलिकुलैरिटी कभी भी भिन्नों में नहीं होती। और फिर एक और 0 नहीं होती है कभी, है ना, कभी भी शून्य नहीं हो सकती, 0 नहीं होगी ये कभी भी, क्योंकि ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती जिसमें विकारक भाग ना लें, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट ही ना करें। रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे तभी रिएक्शन होगी। तो मोलिकुलैरिटी कभी 0 नहीं होती। मैंने आपको कहा था कि मैं चीनी ना लूँ, चाय भी ना लूँ, दूध भी ना लूँ और कह दूँ चाय बन रही है, बन जाएगी क्या चाय? पे चीनी नहीं ली, चाय पत्ती भी नहीं ली, दूध भी नहीं लिया और चाय बनाने लग गया, बन जाएगी क्या चाय? नहीं बनेगी। यानी अभिकारक आएंगे ही आएंगे, है ना। अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती कि हम अभिकारक ना लें और कह दे उत्पाद बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और वेग कभी भी अणुसंख्यता पर निर्भर नहीं करता। रिएक्शन का जो रेट होता है वो मोलिकुलैरिटी पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। मोलिकुलैरिटी चाहे कितनी मर्जी हो, रेट स्लो या फास्ट से कोई मतलब नहीं होता है उसका। रेट जो होता है वो ऑर्डर पर ही डिपेंड करता है, कोटि पर ही डिपेंड करता है। और कोटि क्या होती है? कोटि जिनकी सांद्रता बदल जाती है, जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, अणुओं की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है, जितना परिवर्तन हुआ है उसी को हम कोटि से मापते हैं। और कोटि जो है भिन्नों में हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है ना, कि आज आधी सांद्रता चेंज हुई है या 1/4 सांद्रता चेंज हुई है, 1/4 हुई है, 1/2 हुई है, यानी 1/2 हुई है। तो कोटि जो है, ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल हो सकता है। और 0 हो सकता है क्या फ्रैक्शनल? ऑर्डर 0 हो सकता है क्या? ऑर्डर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। कोटि शून्य हो सकती है, कल क्लियर कर चुका मैं आपको। और कोटि देखकर पता लग जाती है कि जैसे मैं N2+3 H2 वाली विक्रिया लिखूं और पूछूं इसकी कोटि कितनी है, देख के पता लग जाएगा क्या? नहीं पता लग सकता ना, देख के पता नहीं लगता। यानी कोटि जो है एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये ऑर्डर जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। और ऑर्डर पर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्डर पर ही डिपेंड करता है। अपने लिख रहे थे रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर x और b की पावर y के। तो यहाँ x और y क्या है? x क्या है? x किसकी? a की, यानी a की कोटि x है और y क्या है? y b की कोटि है, b का ऑर्डर y है। यानी रेट जो है, वेग जो है वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है, मोलिकुलैरिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ एक बातें थी ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी से रिलेटेड जो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। अब एक आती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, 1/2 का मतलब दशमलव ही होगी ना, 1/2 यानी 0.5, है ना। अपने बोला फ्रैक्शनल मतलब दशमलव में ही आएगी। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर भी मैं कल क्लियर कर चुका हूं आपको,
पर इसको अपने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सारा सिस्टमेटिक तरीके से, और मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन इसका आया हुआ है। एक बार SO2 वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्यूडो ऑर्डर से रिलेटेड है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट उसको सही करके आए थे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म या आभासी कोटि की अभिक्रिया। इसको स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी लिखा होता है बुक्स में। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आभासी या छद्म, यूनिमोलिकुलर यानी एकाणुक अभिक्रिया, ये दोनों नामों से लिखी होती है बुक्स के अंदर। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी मिल जाती है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के नाम से भी मिल जाती है। अब स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, देखो, अगर किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर हम किसी अभिकारक का, रिएक्टेंट का, किसी भी अभिकारक का आधिक्य ले लें, एक्सेस ले लें, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ इसका, जिसका एक्सेस लिया उसका ऑर्डर कितना होता है, 0। जिसका भी हम एक्सेस लेंगे उसका ऑर्डर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिसका एक्सेस लेंगे उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता, उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, और कोटि जो होती है वो सांद्रता में परिवर्तन से ही संबंधित है, और जिसका एक्सेस होगा उसकी सांद्रता चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, सांद्रता नहीं बदलती, और जिसकी सांद्रता नहीं बदलेगी उसकी कोटि 0 हो जाएगी, उसका ऑर्डर 0 हो जाएगा, है ना, उसकी जो कोटि है वो 0 हो जाएगी, ऑर्डर 0 हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बढ़िया तरीके से, एक क्या एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा है इसका? हाँ, पानी की टैंकी वाला, पानी की टैंकी वाला, पानी की टैंकी, नहर मान लो, नहर में 1 चम्मच चीनी मिलाया हो जाके, पानी की टैंकी भी छोटी पड़ जाएगी, है ना, नहर चल रही है पानी की, उसमें आप 1 चम्मच चीनी मिलाया हो जाके, नहर का पानी मीठा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यानी पानी की सांद्रता में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं होगा, है ना। अगला बंदा पानी पिएगा ना तो उसको मीठा नहीं लगेगा, उसको नहीं पता लगेगा पीछे वाले ने 1 चम्मच चीनी मिलाई हुई है इस नहर वाले पानी में। तो अगर अब हमने क्या किया, पानी का यहाँ एक्सेस ले लिया, पानी का आधिक्य ले लिया, और जिसका भी आधिक्य लेंगे उसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, तो पानी का आधिक्य है तो पानी की सांद्रता बदलेगी क्या? तो जब सांद्रता नहीं बदलेगी तो कोटि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि कोटि जो होती है उन्हीं अणुओं की संख्या को व्यक्त करती है जिनकी सांद्रता बदल जाती है। तो जब सांद्रता ही नहीं बदली तो कोटि 0 हो जाएगी, ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो किसी भी अभिकारक का अगर हम एक्सेस ले लेते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो उस केस में जो अणुसंख्यता होती है और जो कोटि होती है वो कभी भी सेम नहीं रह सकती, क्योंकि अणुसंख्यता क्या है? अणुसंख्यता तो कुल अणुओं की संख्या है, अणुसंख्यता तो कुल अणुओं की संख्या है, उसका तो एक्सेस से कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। और कोटि जिसकी हमने एक्सेस ली हुई है वो 0 हो जाएगी, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी ना किसी अणु की कोटि 0 हो जाएगी। जैसे अपने एग्जाम्पल लें, देखो आप, मैंने चीनी वाला एग्जाम्पल लूंगा, C12H22O11, ये चीनी है सुक्रोज, जो हम घरों में खाते हैं ना, सुक्रोज, प्लस HOH यानी H2O, ये वाटर का मैंने एक्सेस ले लिया। यानी ये मान लो ये नहर है ना, इसमें हम 1 चम्मच चीनी मिला के आ रहे हैं, तो वाटर का एक्सेस लिया हुआ है, तो ये बन जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। तो एक बना ग्लूकोज और एक बना फ्रक्टोज,
है ना। तो अब अणुसंख्यता कितनी है बताओ, अणुसंख्यता, मोलिकुलैरिटी देखो इसकी, अणुसंख्यता देखो कौन कौन से अणु इसमें भाग ले रहे हैं बताओ। सुक्रोज और वाटर, 1 मॉलिक्यूल सुक्रोज है, 1 मॉलिक्यूल वाटर है, तो अणुसंख्यता मोलिकुलैरिटी कितनी आएगी इसकी 2, मोलिकुलैरिटी तो इसकी 2 रही है ना। लेकिन इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कोटि आएगी, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आएगा, वो कितना आएगा बताओ 1, क्योंकि जिसका एक्सेस है उसका ऑर्डर कितना हो जाता है, उसका ऑर्डर 0। यानी जब हम वेग लिखेंगे ना तो हम यूं लिखेंगे, रेट यानी वेग समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सुक्रोज की कंसंट्रेशन के इनटू वाटर की कंसंट्रेशन की पावर 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर का क्या है, वाटर का एक्सेस है, वाटर का एक्सेस है। जब एक्सेस है वाटर का तो ऑर्डर 0 हो जाएगा वाटर का, है ना। तो जिसका एक्सेस होता है उसका ऑर्डर 0 हो जाता है। ऑर्डर पावर में लिखते हैं तो पावर 0 लिख दी मैंने। तो H2O की पावर 0 कितना आएगा बताओ, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। तो रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा। वेग समानुपाती C12 H22 O11 की कंसंट्रेशन, रेट जो है वो केवल और केवल सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अणुसंख्यता 2 थी, कोटि 1 हुई, है ना। तो इसी को बोला हमने स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रिया या छद्म एकाणुक अभिक्रिया। छद्म एकाणुक अभिक्रिया इसको क्यों बोला, देखो छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्यों बोला इसको। अगर हम इसकी रेट इक्वेशन देखें, ये रेट लो देखें इसका, ये रेट लो है इसका, तो आपको सिर्फ इसी को देखना है जो मैंने हाईलाइट किया है ना। इसको देखो तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ इस पर नजर मारनी है। ऊपर वाले के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है ना। तो इसको देख के यूं लग रहा है, इसको देख के यूं लग रहा है कि इसमें एक ही अणु भाग ले रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है ना। जबकि वास्तव में इसके कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं 2। तो ऐसा आभास हो रहा है कि इसमें एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए बोलते हैं आभासी एकाणुक, स्यूडो यूनिमोलिकुलर। तो इसकी वेग समीकरण से ऐसा लगता है कि इसमें एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसे आभासी एकाणु स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल और भी है, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का फार्मूला आता होगा सभी को, अगर नहीं आता तो मैं क्लियर करूंगा, है ना। एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 जल अपघटन यानी प्लस HOH, और मीडियम लेना है एसिडिक H+। तो इसमें भी वाटर का एक्सेस है, यहां भी वाटर का एक्सेस है। तो यहां से एक तो C2H5OH बन जाता है और एक एसिटिक एसिड CH3COOH, तो एक तो बन गया एसिटिक एसिड और एक बन गया एथिल अल्कोहल। और इसमें वाटर का एक्सेस है, इसलिए वाटर का जो ऑर्डर रहेगा क्या रहेगा, वाटर का ऑर्डर 0। तो इसका जो रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही डिपेंड करेगा, जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। और इसी में ही अगर क्षारीय माध्यम ले लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो आप, इसमें अणुसंख्यता तो है 2 और कोटि कितनी है, कोटि 1। अणुसंख्यता 2 है, कोटि 1 है, तो ये छद्म कोटि की अभिक्रिया है। इसी में ही अगर कह देते एथिल एसीटेट का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, तो इसकी अणुसंख्यता भी 2 होती है और कोटि भी 2 होती है। क्षारीय माध्यम अलग है, ध्यान रखना, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है ये क्षारीय माध्यम में जल अपघटन। और अम्लीय माध्यम में कोटि 1 है, प्रथम कोटि है, फर्स्ट ऑर्डर है।
लेकिन अगर क्षारीय माध्यम दे दे, अल्कली मीडियम दे दे, बेसिक मीडियम दे दे, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है क्षारीय माध्यम वाली। उसमें अनुसंख्यता भी 2 है, कोटि भी 2 है। क्यों है देख लो आप। क्या हुआ क्या था, एथिल एसीटेट का जब हमने जल अपठन किया था तो हमने जल की एक्सेस ली थी, है ना, एक्सेस ली थी वाटर की, HOH एक्सेस में था हमारे पास, लेकिन अब माध्यम क्षारीय है तो एरो पर NaOH। अब बनेगा क्या, देखो यहां से क्या बना था, C2H5OH और CH3COOH, यही बना था ना। तो वाटर का एक्सेस था, तो वाटर का ऑर्डर क्या है, वाटर का ऑर्डर 0 है। लेकिन इस रिएक्शन में ये NaOH पार्टिसिपेट कर जाता है। क्यों, क्योंकि ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल बना है। तो बताओ अम्ल, ये NaOH क्षार है, बेस है, और ये एसिड है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताओ। करेंगे, है ना। तो ये NaOH इससे रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ Na आ जाता है प्लस HOH आ जाता है ना, प्लस HOH भी आ जाता है। तो यहाँ NaOH रिएक्ट कर जाता है। NaOH पे अब इसका जो वेग लिखेंगे ना, वेग रेट जो लिखेंगे तो यूं लिखेंगे, CH3COOC2H5 की कंसंट्रेशन इनटू NaOH की कंसंट्रेशन। समझ आ गई बात। वाटर नहीं आएगा उसमें, क्या आएगा, NaOH आएगा, क्योंकि एसिड बना था तो एसिड के साथ बेस रिएक्ट कर गया। वाटर से वाटर तो कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, वाटर आपने रिएक्टेंट की फॉर्म में भी लिया है और आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी मिल गया, हो जाएगा ना कैंसिल, दोनों साइड बन गया ये। तो दोनों साइड बन गया तो वाटर से वाटर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो है ना, यहाँ अब NaOH आएगा, NaOH इस पोजीशन पर। तो ये बुक्स में यूं दी होती है NaOH, यहाँ लिखा होता है NaOH। तो उसका रीजन यही है, रिएक्ट तो एक्चुअल में वाटर ही किया था, लेकिन जब वाटर रिएक्ट किया तो एसिड बना, और हमने बेस मीडियम जो है वो बेसिक लिया हुआ है, एल्कली लिया हुआ है, क्षारीय लिया हुआ है। तो जो एसिड बना था वो बेस से रिएक्ट कर जाएगा, जो अम्ल बना था वो क्षार से क्रिया कर जाएगा। तो बेस जो होता है ना, इसमें रिएक्ट कर जाता है साथ में। तो जो ऑर्डर होता है, वेग होता है, वो एक तो इस पर निर्भर किया है और एक इस बेस पे डिपेंड किया है। इसलिए कोटि 2 हो गई, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। जब दोनों की पावर 1 है तो पावर को जोड़ोगे तो ही कोटि आएगी। तो कितनी हो जाएगी कोटि, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। तो अगर अम्लीय माध्यम में अगर आपसे पूछ लेता है कि कोटि कितनी है, तो अम्लीय माध्यम में कोटि कितनी है, 1। अम्लीय माध्यम में 1 है, और क्षारीय माध्यम में दे देता है इसी विक्रिया को, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, 2 हो जाएगी। अब एथिल एस्टेट का फार्मूला आता है सारों को, या बताऊं कैसे बनता है फार्मूले, वैसे मैं सेकंड में सिखाऊंगा, है ना, फार्मूले वैसे सेकंड में सिखाऊंगा मैं। एसिटिल ग्रुप होता है ये CH3CO, ये एसिटिल ग्रुप होता है, एसिटिल समूह होता है, ये समूह नोट कर रखना बीच बीच में, ये एसिटिल समूह होता है CH3CO। तो जब हम एसिटिलीकरण पढ़ते हैं ना अभिक्रिया सेकंड के अंदर, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण, तो इसी ग्रुप को ऐड करते हैं, इसी ग्रुप को ऐड करते हैं। तो एसिटिल का ऐड होना ही एसिटिलीकरण कहलाता है ना। इसीलिए देखो ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया ना, देखो एल्डिहाइड ग्रुप CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये एसिटिल समूह है, एसिटिल समूह है, तो ये एसिड के साथ एल्डिहाइड जोड़ दिया तो क्या लिख दिया, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, है ना। और यहां अगर मैं OH कर दूं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, देखो COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना ये। और इसमें समूह कौन सा है, एसिटिल समूह, इसीलिए इसको बोला गया एसिटिक अम्ल, क्योंकि इसमें एसिटिल समूह है तो ये एसिटिक अम्ल है। क्लियर। अब आप इसको पढ़ते हो एसिटेमाइड, एसिटेमाइड क्यों, क्योंकि इसमें एमाइड समूह है, एमाइड है और ये एसिटिल लगा हुआ है, तो एसिटिल का आ गया एसिड और फंक्शन ग्रुप है एमाइड, तो क्या बन जाएगा, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड बन जाएगा, है ना। अब आप देखो इसको आप लोग बोलते हो एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl,
ये एसिटिल है, ये क्लोराइड है, तो एसिटिल क्लोराइड बोलते हो इसको। अब हमने लिखना था एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो अब देखो ये एसिड की आवाज आ रही है, एसिड की आवाज आ रही है, तो जब एसिड की आवाज आ रही है तो एसिटिल समूह लगाएंगे, CH3CO, ये एसिटिल समूह लगा दिया क्योंकि इसमें एसिड आ रहा था। और फिर जो सफिक्स है वो एट आ रहा है, एट सफिक्स जो है वो एस्टर के लास्ट में लगता है, एट सफिक्स जो है वो एस्टर के लास्ट में लगता है। और एस्टर ग्रुप क्या होता है, CO के आगे क्या लगाए कि एस्टर बन जाए, CO, ओ आर तो नहीं, आर तो अगर ये बता रहा है अगला आर तो है ना, O लगाएंगे है ना, O लगा दिया, O लगा दिया तो ये एस्टर बन गया। तो ये एसिड O लगाते ही एस्टर बन गया, और एस्टर के लास्ट में एट का प्रोनाउंसिएशन आता है, एट सफिक्स लगता है। तो एसिड के लास्ट में जब एट लगाएंगे तो एसीटेट। अब अगला कहता है एथिल, एथिल क्या होता है, एथिल C2H5 है ना, एथिल, ये भी हमने ऐसे रटी रखा है, एथिल C2H5 है ना। तो ये एथिल एसीटेट बन गया, ये फार्मूला बन गया एथिल एसीटेट का। सोच के बनाओगे तो भी यही बनना है ना। अब आप देखो, अब एथिल भी क्या है, अपने आप बनता है, देखो आप कैसे, देखो एथिल एसीटेट, तो एसिड देखा तो एसिटिल समूह लगाया, एट देखा तो एस्टर बनाया। अब एथिल, एथ में कितने कार्बन लगाते हो, एथ में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लगा दिए। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे करोगे तो 2H यहाँ लगाओगे, 3H यहाँ लगाओगे, और इसको इकट्ठा करके लिखोगे तो C2H5 अपने आप बन जाएगा, ये C2H5, C2H5 ये अपने आप बन जाएगा। लेकिन अपना बस वो बोलना ऐसे ही होता है कि एथिल क्या होता है, एथिल C2H5 होता है, जबकि एक्चुअल में एथ में 2 कार्बन होते हैं, वैलेंसी पूरी करते हैं तो 5H अपने आप बन जाते हैं, वो C2H5, ये एथिल एसीटेट का फार्मूला आ जाता है। क्लियर? तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे कल हम, 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की और सेकंड ऑर्डर की, तीनों डेरिवेशन करेंगे कल हम लोग, ठीक है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और आपको बिल्कुल एक एक डेरिवेशन अपने आप आएगी। कल मैं आपको समाकलन करवाने वाला हूँ, ठीक है, समाकलन करेंगे हम लोग कल, इंटीग्रेशन, तो उसी से आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तीनों करवाऊंगा। हालांकि सेकंड ग्रेड में 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है मेरे हिसाब से, और फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ऑर्डर भी है। तो अपने इसको तीनों क्योंकि हमारे को कुछ भी नहीं करना, देखो समाकलन करना है। समाकलन आगे हमारे को वैद्युत रसायन में भी आवश्यकता पड़ सकती है, किसी और चैप्टर में भी आवश्यकता पड़ सकती है ना। तो समाकलन 3 बेसिक समाकलन आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो तीनों समाकलन अगर आप देख लेंगे तो आपकी सारी अभिक्रियाएं अपने आप चलेंगी। तो कल हम 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तीनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।